नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। अफजल महीना है रमजान, लॉकडाउन का पालन कर करें इबादत, मौलाना। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन जारी है। देश के सभी मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर पाबंदी है। लोग अपने अपने घरों में 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। माह ए रमजान का चांद भी शुक्रवार को देखे जाने की पूर्ण संभावना है। चांद के दीदार के साथ ही तराबीह की विशेष नमाज शुरू हो जाएगी। पाक मुकद्दस महीना का पहला रोजा शनिवार से शुरू हो जाएगा। सब्र व इबादत का महीना रमजान उल मुबारक को सभी महीनों का खलीफा कहा जाता है। लॉकडाउन आगामी 3 मई तक बढ़ा दी गई है, इसीलिए रमजान का पहला असरा रहमतों का लॉकडाउन में रहेगा। लोग अभी से रोजा के जरूरियात की सामान खरीदारी करना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके रोजेदारों के लिए इफ्तार खोलने के वक्त फल, नींबू, ताज़ा खीरा आदि की जरूरत पड़ेगी। साथ ही रोजेदारों के लिए मस्जिदों के जमात के साथ तराबीह पढ़ना अहम माना जाता है। इस पाक व मुकद्दस महीना का इस्लाम धर्म अनुयायियों के लिए खासा महत्व है। इस्लामी धर्म ग्रंथ के जानकारों के अनुसार अल्लाह ने इंसानों को रमजान का महीना एक खास तोहफे के रूप में दिया है। यह महीना खुशियों का पैगाम लेकर आता है। मुसलमान पूरे एक महीना पूरी शिद्दत के साथ इबादत करते हैं और रोज़ा रखकर रमज़ान को त्योहार की तरह मनाते हैं। रोज़ा प्रतीक के संयम का, इबादत का और नेक नीयत का। जमातुल उलमाए हिंद के जिलाध्यक्ष मौलाना इजराइल कासमी ने रमज़ान की विशेषता पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस पाक महीने को 3 असरे में बांटा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस लॉकडाउन 10 पॉइंट में जानिए सोमवार से कहां मिलेगी छूट, कौन कौन से काम फिर से होंगे चालू। जी हां दोस्तों, सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच लोगों को हो रही दिक्कतों को कुछ हद तक कम करने के लिए कुछ सेवाओं और कामकाज की 20 अप्रैल से अनुमति देने का फैसला किया है। ये सेवाएं और गतिविधियां नन कोविड-19 एरियाज या कोरोना से कम प्रभावित क्षेत्रों में चालू होंगी। सरकार ने शनिवार को इन सेवाओं और गतिविधियों से जुड़ी एक नई लिस्ट जारी की है। साथ ही कहा गया है कि कोरोना संक्रमित इलाकों में इस तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने, वृक्षारोपण गतिविधियों, अधिकतम 50% श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर और पशुपालन को रखा गया है। नई लिस्ट में स्वास्थ्य सेवाओं, खेती किसानी से जुड़े कामकाज, मछली पकड़ने और पशुपालन गतिविधियों की 20 अप्रैल से देश के कई हिस्सों में अनुमति होगी। इसके साथ ही अधिकतम 50% मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागान में काम किया जा सकेगा। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन और मास्क पहनना होगा। बिजली, पानी, गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की चीजें चालू रहेंगी। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर माल ढुलाई की अनुमति होगी। निर्माण क्षेत्र के कामकाज को शुरू करने की अनुमति होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तर भी 20 अप्रैल से खुल जाएंगे। इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉन्च इत्यादि को भी रखा गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनुमति होगी। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन क्रिया का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक ट्वीट करके कहा कि उन गतिविधियों और सेवाओं की सूची जारी की थी जो 20 अप्रैल 2020 से भारत में खुलेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्रों में ये कामकाज संचालित नहीं होंगे। इससे पहले जारी सूची में मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम तथा किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए करने की अनुमति दी थी। इस सूची में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को जरूरी सेवाओं के रूप में रखा गया है, ताकि इन्हें फिर से शुरू किया जा सकेगा। नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वनोपज को भी सूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनों, दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने के कार्य को भी इजाजत होगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन पार्ट 2 के 5वें दिन फिर बजेगी ताली और थाली, लेकिन सरकार के विरोध में। जी हां दोस्तों, 22 मार्च शाम 5:05 की वह तस्वीर याद कर लीजिए जिस तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी की एक आह्वान पर लाखों करोड़ों लोग अपने घरों के बालकनी और छतों पर खड़े होकर ताली थाली बजाकर शंखनाद कर कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई किया था। पीएम मोदी के उस एक आह्वान पर क्या आम, क्या खास, क्या खिलाड़ी, क्या सिनेस्टार सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब लॉकडाउन पार्ट 2 के 5वें दिन रविवार को छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ताली और थाली बजाई जाएगी। ताली और थाली बजाने का शंखनाद छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसके लिए समय रात 7:05 पर तय किया गया है, मगर इस बार यह आयोजन किसी के हौसला अफजाई के लिए नहीं बल्कि केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में होगा। प्रदेश के विभिन्न व्यापारी वर्गों ने ऐलान किया है कि आज शाम 7:05 पे ताली थाली बजाकर केंद्र के निर्णय का जमकर विरोध करेंगे। दरअसल विरोध 20 अप्रैल से ऑनलाइन व्यापार शुरू करने की अनुमति का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम ने सरकार से की गरीबों को मुफ्त खाना और नकदी देने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने रविवार को सरकार से गरीबों को नकद अंतरण करने और निशुल्क अनाज बांटने का अनुरोध करते हुए कहा कि सिर्फ एक संवेदना शून्य सरकार ही कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को नकदी की कमी है और वे मुफ्त के पके हुए भोजन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा इसके काफी सबूत हैं कि ज्यादातर लोगों के पास नकदी की कमी है और उन्हें मुफ्त का पका हुआ भोजन लेने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। केवल एक संवेदना शून्य सरकार मूक बनी रहेगी और कुछ नहीं करेगी। चिदम्बरम ने पूछा, सरकार उन्हें भुखमरी से क्यों नहीं बचाती और हर गरीब परिवार को नकद रुपए देकर उनकी गरिमा की रक्षा क्यों नहीं करती। कांग्रेस नेता ने कहा, सरकार एफसीआई के साथ 7.7 करोड़ टन अनाज का एक छोटा सा हिस्सा उन परिवारों को निशुल्क वितरित क्यों नहीं करती जिन्हें इस अनाज की जरूरत है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्विटर पर कहा, ये सवाल आर्थिक और नैतिक दोनों हैं। जब राष्ट्र असहाय होकर खड़ा है तो नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण दोनों सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे हैं। चिदम्बरम उन गरीबों को नगद रुपए देने की मांग करते रहे हैं जिनके लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच रोजगार के बिना जीविकोपार्जन करना मुश्किल हो गया है। देश में विभिन्न राज्य की सीमाओं पर गाँवों में अपने घरों तक पहुँचने की कवायद में हजारों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जिससे कुछ स्थानों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में समस्या पैदा हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई छूट नहीं, 27 को होगी समीक्षा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में शनिवार को सामने आए कोरोना वायरस के 186 मामलों को देखकर लगता है कि अब दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। यहां तेजी से कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है। केजरीवाल ने कहा कि जिन जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया है वहां पर इसके मामलों में काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। इसे नियंत्रण करने में लॉकडाउन का भी अहम योगदान है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। विदेशों से आने वाले लोगों ने यहां कोरोना फैलाया है, इसमें मरकज का भी बड़ा योगदान रहा है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश में कोरोना के जितने मामले हैं उसके 12% दिल्ली में हैं। सबसे ज्यादा मार दिल्ली को झेलनी पड़ी है। बीते कुछ दिनों में हमने हॉटस्पॉट में रैंडम टेस्ट कराए हैं। इस दौरान पाया गया है कि कुछ इलाकों में केस बढ़े हैं, वो भी तब जब वो हॉटस्पॉट हैं। कुछ लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। ये चिंता की बात है, मगर अभी हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में ऐसे केस आए हैं जिन मरीजों में कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं था, ना तो उन्हें बुखार था और ना ही खांसी, लेकिन वो कोरोना संक्रमित थे। वो औरों को भी कोरोना बांट रहे थे। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, हमारे लिए चिंता की बात है। दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन से बढ़ी लोगों की समस्या, प्रधानमंत्री की मनमर्जी का नतीजा, दिग्विजय। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से जनता को होने वाली परेशानी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण तालाबंदी की घोषणा से पहले लोगों को वक्त न देकर प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी मर्जी चलाई, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने रविवार को ट्वीट कर कहा, मोदी जी, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यदि आप 24 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन करने के लिए 4 घंटों के बजाय 20 मार्च के देश को दिए गए संदेश में 4 दिन दे देते, जैसा कि अन्य देशों में हुआ है, तो यह समस्या खड़ी नहीं होती। लेकिन आप उस मनोवृत्ति के हो गए हैं, मैं और मेरी मर्जी।
ऐसे में आपको जनता की समस्या की परवाह ही कहाँ है। केंद्र की मोदी सरकार पर जन भावनाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि लोगों को लॉकडाउन से पहले संभलने का वक्त दिया गया होता तो वे अपनी जरूरतों के मुताबिक व्यवस्था करते, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को तो सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। वहीं एक अन्य ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जब कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए सरकार 300 बसें चला सकती है, वाराणसी में फंसे 1000 दक्षिण भारत के तीर्थ यात्रियों की वापसी के लिए बसों की व्यवस्था की जा सकती है, तो फिर लॉकडाउन की इस स्थिति में परेशान गरीब मजदूर वर्ग को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करने में सरकार हिचकिचा क्यों रही है। उन्होंने पूछा कि जब विदेशों में फंसे भारतीयों के आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।